आदाब, बहुत इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। आम इंतखाबात की तशहीरी मुहिम अपने शबाब पर है। मुल्क के कोने कोने में लीडरान जोरों शोर से तशहीरी मुहिम चला रहे हैं। इस बीच एक पार्टी का लीडर दूसरी पार्टी के लीडर को कमतर दिखाने, छोटा साबित करने, अवाम में उसकी छवि खराब करने के लिए तमाम हदें पार कर रहा है। ऐसे लीडरों की फहरिस्त में सिर्फ छोटे लीडर ही शामिल नहीं हैं, बल्कि इस गंदी रिवायत को परवान चढ़ाने में सियासत के माहिर और दिग्गज माने जाने वाले लीडरान भी पीछे नहीं हैं। आंध्र प्रदेश के वजीर आला और तेलुगुदेशम पार्टी के सदर चंद्रबाबू नायडू ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर मुतनाजा बयान दिया। बाबू ने पीएम मोदी को सख्तगीर दहशतगर्द करार दे दिया। आपको बताते चलें कि कुछ रोज पहले ही आंध्र प्रदेश के एक इंतखाबी रैली में पीएम मोदी ने भी टीडीपी सदर का मुआजना बाहुबली फिल्म के विलन भल्लाल देव से किया था। अब चंद्रबाबू का ताजा हमला पीएम के इसी बयान का जवाब तस्वुर किया जा रहा है। इससे पहले तेलंगाना में कांग्रेस लीडर विजय शांति ने भी मुतनाजा बयान दिया था। उन्होंने एक प्रोग्राम में कहा था कि हमारे पीएम आतंकी जैसे दिखते हैं, और यह बयान विजय का राहुल गांधी की मौजूदगी में दिया गया था। यहां सवाल यह उठता है कि इस तरह के बयानों से हमारे समाज और नई नस्ल पर क्या असर पड़ेगा, और सवाल यह भी उठता है कि इस तरह की नफरत की बयानबाजी करने वालों के खिलाफ क्या सख्त कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, ताकि कोई भी लीडर या रहनुमा समाज में जहर घोलने से पहले 1000 बार सोचे और बयानों से जख्म देने का खेल खत्म हो सके। सियासत में जबान का जो उतार चढ़ाव है या जो जबान गंदी हुई है, आखिर इसके पीछे क्या कुछ कारफरमा है? आज प्राइम डिबेट में इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट देखिए। आंध्र प्रदेश के वजीर आला और तेलुगुदेशम पार्टी के सदर चंद्रबाबू नायडू ने चित्तूर में एक इंतखाबी जलसे में पीएम मोदी को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी अच्छे आदमी नहीं हैं, वो एक कट्टर दहशतगर्द हैं। चंद्रबाबू ने लोगों से बीजेपी को वोट नहीं देने की अपील की और कहा कि मैं यहां मौजूद अक़लियती तबके के भाइयों से एक ही दरख्वास्त करूंगा, अगर आप मोदी को वोट देंगे तब ढेर सारे मसाइल खड़े हो जाएंगे। यही मोदी आप लोगों को सलाखों के पीछे पहुंचाने के लिए 3 तलाक एक्ट लेकर आए हैं। टीडीपी चीफ ने अपनी तकरीर में गुजरात फसाद का भी जिक्र किया। चंद्रबाबू ने कहा कि 2002 गुजरात फसादात के दौरान मोदी से सबसे पहले उन्होंने ही इस्तीफा मांगा था। इसके बाद कई ममालिक में उनके सफर पर पाबंदी लग गई थी। उन्होंने कहा कि मोदी पीएम बनने के बाद एक बार फिर से अक़लियतों पर हमला करना चाह रहे हैं। काबिले गौर है कि 1 अप्रैल की अपनी इंतखाबी रैली में पीएम मोदी ने चंद्रबाबू नायडू को यूटर्न बाबू कहा था। इतना ही नहीं, उन्होंने टीडीपी चीफ पर डेटा चोरी करने का भी इल्जाम लगाया था। पीएम मोदी ने कहा था, मुझे बताया गया था कि टीडीपी ने नया काम शुरू किया है जो कि सेवा मित्र ऐप के जरिए साइबर क्राइम से जुड़ा है। असल में इसके खिदमत या फिर मित्र से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि वो तो लोगों का डेटा चुराती है। इस तरह की बयानबाजी कोई नई बात नहीं। मुल्क में जब जब इंतखाबात होते हैं तब तब लीडरान की तरफ से इस तरह की सतही बयानबाजी की जाती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस तरह के बयानों से हमारे समाज और नई नस्ल पर क्या असर पड़ेगा, और सवाल ये भी उठता है कि इस तरह की नफरत की बयानबाजी करने वालों के खिलाफ क्या सख्त कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, ताकि कोई भी लीडर या रहनुमा समाज में जहर घोलने से पहले 1000 बार सोचे और बयानों से जख्म देने का खेल खत्म हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो सवाल यह उठता है कि आखिर हमारी पॉलिटिक्स जा कहां रही है? हमारी सियासत आखिर इतनी सतही जबान हमारी सियासत में क्यों इस्तेमाल की जा रही है? इसकी आखिर वजह क्या है? क्या वाकई में सियासी पार्टियों ने इसे अपना एक स्टाइल बना लिया है, या जो बात कही जाती है इसके पीछे की जो सच्चाई है कि असल मुद्दों को अगर छुपाना है, बुनियादी मसाइल से अगर लोगों की नजरें हटाना है, तो आप कुछ उल्टी सीधी बात कर दीजिए और ऐसे जुमलों का इस्तेमाल कर दीजिए कि आपके मुद्दों से लोगों का जहन हट जाए और सारा का सारा इशू एक तरह से डाइवर्ट हो जाए। आज इसी
डर्टी पॉलिटिक्स को हम प्राइम डिबेट में समझने की कोशिश करेंगे। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ आबिद रसूल खान साहब, लीडर हैं टीआरएस के, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। चरण सिंह सापरा जी, स्पोक्सपर्सन है कांग्रेस के, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। प्रेम कुमार जैन साहब, लीडर हैं टीडीपी के, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। ख्वाजा इफ्तिखार साहब पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, सियासी तज्जिया निगार हैं, मेरे साथ डिबेट में जुड़े हुए हैं। इनके अलावा दीपक पांडे साहब, लीडर हैं बीएसपी के, वो भी मेरे साथ प्राइम डिबेट में जुड़े हुए हैं। कुछ देर में बीजेपी लीडर राजीव पांडे भी हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ेंगे। जो मेहमान मेरे साथ पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं, सभी का बहुत इस्तकबाल करते हैं न्यूज़ 18 उर्दू और प्राइम डिबेट में। सबसे पहले ख्वाजा इफ्तिखार साहब, मैं आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा कि 2019 इंतखाब के पहले मरहले के तकरीबन वोटिंग अब होने वाली है, लेकिन आप 2019 देख लीजिए या उससे पहले के जो चुनाव हुए हैं, हमारे चुनावी तशहीर में, चुनावी मुहिम में जिस तरह की बयानबाजियां हो रही हैं, जो सतही बयानबाजी हो रही है, इसके पीछे क्या कुछ कारफरमा है? इसका बैकग्राउंड आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, दो तीन चीजें आपके सामने रखना चाहता हूं मैं जी। सबसे पहली बात यह है कि हिंदुस्तान एक तहजीब का नाम है जिसकी अपनी एक अखलाकियात है, और वो अखलाकियात ये है जिसको हम बकाए बाहम कह सकते हैं, को एग्जिस्टेंस कह सकते हैं, जिसमें तमाम ये वो वाहिद मुल्क है, वाहिद माशरा है, वाहिद तहजीब है, जिसमें हर जुबान को, हर इलाके को, हर फिक्र को, हर नजरिए को, हर रुझान को, हर रविश को, हर तरह की चीज को जो है, जिसको दुनिया में कहीं जमीन नहीं मिलती, ये मेरा वतन अजीज उसको जमीन और उसको जगह और उसको स्पेस देता है। ये हमारा एक मुल्क है। ये अब जो बात आपने सवाल जो उठाया है कि हमारी जो सियासतदान है, मैं इसको किसी मखसूस जमात की तरफ ले जाना नहीं चाहता, मैं कुल्ली तौर पे बात करना चाहता हूं। हमारा जो सियासी माहौल बन गया है और हमारे जो सियासतदान हो गए हैं, अब पता नहीं क्यों जातियात पर इस कदर ज्यादा जहन जा रहा है कि हम एक दूसरे पर जाती जुमले कस रहे हैं, एक दूसरे की जातियात को निशाना बना रहे हैं, जबकि इंतखाब का मौका ऐसा होता है कि मुल्क के सामने क्या खतरात हैं, मुल्क की क्या तरजीहात हैं, हमने पिछले 5 साल में क्या किया, हमने पिछले 60 सालों में क्या किया, हम आगे मुल्क को लेकर जा सके, कहां पर हम कमजोर रह गए, किन खतरात से हमको आज जो है वो जूझना पड़ रहा है, कौन कुव्वतें हैं जो हमारी तरक्की के अमल को रोकने की कोशिश कर रही हैं, कौन से वो मामलात हैं, कौन सी वो चीजें हैं जो हमारे मुल्क के तरक्की के अमल को एक जिला बख्श रही है, उसको ताकत बख्श रही है। कहां पे जो है, कहां पर जो है, नहीं अबू हुरैरा साहब जाता ही नहीं है। और एक और अफसोस की बात है, इफ्तिखार साहब, एक और अफसोस की बात है कि इसमें ऐसा नहीं कि जो नए सियासत में आए हों, पॉलिटिक्स में आए हों, वो इस तरह की जबान इस्तेमाल करें। हमारे यहां जो माहिर हैं, जो दिग्गज हैं, जो मंझे हुए लीडर और रहनुमा हैं, वो इस तरह की गंदी जबान इस्तेमाल कर रहे हैं। अफसोस की बात तो यह है, इसी बात का तो अफसोस है कि हाईएस्ट लेवल पर भी ऐसी जुबान इस्तेमाल की जा रही है कि उस जुबान को मैं तो अपनी जुबान पे भी लाना मुनासिब नहीं समझता हूं। मुझे ये बताइए कि इस हमारे मुल्क के अंदर कितने ऐसे मुद्दे हैं जिन पर के तमाम सियासी जमातों के दरमियान में इत्तेफाक राय होना चाहिए। मिसाल के तौर पर दहशतगर्दी का मुद्दा है, मिसाल के तौर पर फिरका वाराना महंगी का मसला है, मिसाल के तौर पर सिक्योरिटी का, बॉर्डर का मसला है, चीन के साथ हमारे तनाज़ात चल रहे हैं, पाकिस्तान से हमारे तनाज़ात चल रहे हैं, इसके अलावा हमें और भी बहुत सारी दिक्कतों का सामना है। तो ऐसा क्यों नहीं है कि तमाम सियासी जमातों में हमें कहीं कुछ ऐसे कॉमन मुद्दे मिलने चाहिए जो हमारी कौम के मुद्दे हैं, हमारे मुल्क के मुद्दे हैं। लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि ऐसा महसूस होता है जैसे एक जमात और उसके लीडर पर्सनल स्कोर सेटल करने की दूसरी जमात के साथ में कोशिश कर रहे हैं। ये आज आप टेलीविजन की बहसों को देखिए, 5 मिनट के बाद में दिल ये चाहता है कि इसको बंद कर दिया जाए टेलीविजन को। यानी तू मैं हो रही है। ये जो आप पैनल को लेके बैठते हैं, इसका मकसद होता है एक महज़्ज़ब गुफ्तगू होनी चाहिए, किसी खास रुख पे गुफ्तगू होनी चाहिए, कुछ मैं आपसे लेके जाऊं यहाँ से, ये सब नहीं होता है। बहस और मुबाहिसे से कुछ निकलना चाहिए। कहीं अगर साबित करने में कोई लगा हुआ है, बिल्कुल, अगर इस डिबेट को कोई 5 मिनट के लिए देखे तो उससे कुछ मटेरियल मिलना चाहिए, उससे कोई अच्छा मैसेज मिलना चाहिए। जाहिर सी बात है। मेरे साथ इस बीच राजीव पांडे साहब, जो कि बीजेपी लीडर हैं, वो भी मेरे साथ जुड़ गए। राजीव पांडे साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल, वेलकम करते हैं न्यूज़ 18 उर्दू में। मैं सीधे प्रेम कुमार जैन साहब आपके पास आना चाहूंगा। प्रेम कुमार जैन साहब, जो बातें
इफ्तिखार साहब अभी कर रहे थे, ख्वाजा इफ्तिखार साहब, उन्होंने कहा कि हमारी पॉलिटिक्स का जो स्टेटस है बहुत गिर गया, मेयार बहुत ज्यादा गिर गया है। और उसकी ताजा मिसाल देख लिए कि कितनी सतही बयानबाजी, कितनी गिरी हुई बयानबाजियां आजकल हमारे यहां हो रही हैं। क्या वजह है इसकी? क्यों ऐसे बयानात हमारे लीडरों को देने पड़ रहे हैं? जैन साहब। निसंदेह मैं उनकी बात से सहमत हूं। आज जो वार्ता का स्तर है वो निम्नतर स्तर पे पहुंच चुका है। आप लोगों ने देखा होगा कि संभवतः 2014 से पहले कभी भी इस तरह की अमर्यादित भाषाओं का प्रयोग नहीं किया जाता था। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सर्वप्रथम इस तरह की भाषा का प्रयोग किया। शायद आप लोगों को ध्यान होगा कि दिल्ली चुनाव के अंदर भी उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी के लिए इसी तरह की भाषा का प्रयोग किया था कि ये नक्सलाइट हैं, इनको बाहर निकाल के फेंक देना चाहिए। इस तरह की अमर्यादित भाषाओं का प्रयोग उन्होंने नक्सलाइट कहा और चंद्रबाबू नायडू ने दहशतगर्द कह दिया, टेररिस्ट कह दिया। चंद्रबाबू नायडू ने पीएम मोदी को टेररिस्ट कह दिया। यह है आज की हमारी जबान। जैन साहब देखिए, चंद्रबाबू, हाँ सर, मैं वही बोल रहा हूं कि चंद्रबाबू नायडू साहब कभी भी अपनी मर्यादा की रेखा को नहीं लांघते हैं। आपको ध्यान होगा कि जब उन्होंने आके आंध्र प्रदेश में ये सनराइज नहीं ये सनराइज है और इन्होंने अपने ससुर के पीठ पे छुरा भौंका, इस तरह की जब गैर जिम्मेदाराना बात की, तब चंद्रबाबू नायडू साहब ने अपना शब्द जो कहे थे, ये कहे थे कि आज तक मैंने कभी किसी के ऊपर व्यक्तिगत प्रहार नहीं किया है। जब आपने ये बाउंड्री लाइन क्रॉस करी है, प्रेम कुमार जैन साहब, कोई आपको गाली दे रहा है, क्या आप भी वापस उसे गाली देंगे? यही हमारा समाज सिखाता है। गांधी जी ने क्या यही मैसेज दिया है? नहीं, गाली देना या नहीं, आज के वक्त की मजबूरी है। आज वक्त इतना इस तरह का हो चुका है कि हर पार्टी की भाषा जो है वो मर्यादित नहीं है। और चाहे केसीआर साहब की देख लीजिए, टीडीपी भी अब शामिल हो गई। चंद्रबाबू नायडू साहब के लिए बोला था, टीडीपी भी शामिल हो गई। चंद्रबाबू नायडू मुल्क के बहुत मंझे हुए, बहुत दिग्गज लीडर हैं जैन साहब, और उनके मुंह से अगर इस तरह के बयान निकलते हैं तो उस पर बहुत अफसोस होता है। बहुत माने हुए लीडर हैं, कई बार वो सीएम भी रह चुके हैं, और उनके मुंह से अगर इस तरह का बयान निकलता है तो अब सोचना होगा कि हमारी सियासत कहां जा रही है। हम लोग उससे क्या सीखेंगे? हमारी नई नस्ल उससे क्या सीखेगी? जैन साहब, मुझे गर्व है कि मैं तेलुगु देशम पार्टी से जुड़ा हुआ हूं, और ये मैं गर्व के साथ बोल सकता हूं कि तेलुगु देशम पार्टी के अंदर कभी भी अमर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता। ये वक्त की मजबूरी है, ऐसे हालात पैदा कर दिए गए हैं कि कहीं इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। राजीव पांडे, जो बात प्रेम कुमार जैन कह रहे हैं कि मजबूर होना पड़ा, गैर जिम्मेदाराना बयान आंध्र प्रदेश में जाकर दिए गए बीजेपी की तरफ से, जिसकी वजह से टीडीपी की तरफ से, चंद्रबाबू नायडू की तरफ से पलटवार करना पड़ा। देखिए अबू हुरैरा जी, अगर आप इसका इतिहास देखेंगे ना, तो जब नरेंद्र मोदी जी, आज के जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं, जब वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, तो एक चुनाव जीतने के लिए जो कांग्रेस की अध्यक्षा और चेयरपर्सन थी, उन्होंने जाकर के गुजरात में चुनाव जीतने की कोशिश में उनको मौत का सौदागर कहा। जब उनको प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के लिए बीजेपी ने डिक्लेयर किया, तो हमारे एक मणिशंकर अय्यर, फॉरेन एजुकेटेड रिटर्न, ने कहा ये चाय वाला है, इसको चाय बेचना चाहिए। फिर इनको नीच कहा, और क्या क्या शब्द प्रधानमंत्री के लिए इस्तेमाल किया गया इस देश में, ये सबको पता है। मैं दोबारा बोलना भी नहीं चाहता हूं। और मैं ये सहमत हूं कि जिस प्रकार से डिबेट का स्तर गिरा है, वो निंदनीय और चिंतनीय दोनों है। आज अगर आप देख लें कि सबसे पहले, जब तक 12 साल तक चीफ मिनिस्टर थे नरेंद्र भाई मोदी, किसी ने उनके कास्ट तक की बात नहीं की। जब ही वो राष्ट्रीय राजनीति में आए, कांग्रेस ने उनका कास्ट निकाला। कांग्रेस ने बताया ये कौन है, ये नीच जाति के हैं, इनको ये चाय बेचते थे, ये चाय वाला चाय बेचे हमारे यहां। देखिए, और उस रिएक्शन में हर तरफ से बात हुई
मैं मानता हूं इस विषय को। और भारतीय जनता पार्टी में जो भी कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों पर है, वो अपने अपोनेंट को किसी भी अमर्यादित भाषा का उपयोग नहीं करता है और नहीं करना चाहिए। और डिबेट का जो स्टैंडर्ड है वो हम इशू पे बात करें, ना कि इंडिविजुअल पे। नहीं तो इसकी शुरुआत क्या कांग्रेस ने की है? कि देश में जो मोदी जी राजीव पांडे जी क्या इस तरह की गिरी हुई भाषा का? एक लास्ट लाइन जी, अबू हुरैरा जी, लास्ट लाइन। ठीक है, बात पूरी कर लीजिए। लास्ट लाइन मैं क्या कह रहा हूं कि ये गिरा है और बस लास्ट। और मेरा क्या कहना है कि अगर आप देख लीजिए कि सोनिया गांधी जी का जो वक्तव्य था, मौत का सौदागर, क्या आप मान सकते हैं एक चीफ मिनिस्टर के बारे में स्टेटमेंट? वहां से शुरुआत हुई है, ऐसी मेरी समझ है। और आज के डेट में मोदी जी से जो लोगों को पैथोलॉजिकल हेट्रेड है, जिसके कारण से ये निकल करके आया और लोगों ने उसका जवाब दिया। ट्विटर है, सोशल मीडिया है, लोगों ने जवाब दिया। आप देश प्रेम से, उनका देश प्रेम कम है, मोदी जी से घृणा ज्यादा है, और इसलिए वो मोदी जी पर पर्सनल अटैक करते हैं। आप मोदी जी की पॉलिसी के बारे में बात करिए, आप सारी पॉलिसी को डिस्कस करिए। आज जो भारत के प्रधानमंत्री है, उनकी पॉलिसी पर बात करने का अधिकार ये कमी राजीव पांडे साहब ये कमी तो बीजेपी में भी है। राजीव पांडे साहब, एक लंबी लिस्ट है बीजेपी के लीडरों की जो इस तरह के बयान देते हैं। अगर नाम गिराऊंगा तो टाइम निकल जाएगा। देखिए, नाम गिराऊंगा तो टाइम निकल जाएगा। प्रधानमंत्री जी का बताइए जी। नहीं, मैं नाम नहीं ले, मैं कह रहा हूं, आप मेरा सिंपल कहना है, प्रधानमंत्री जी ने कभी कहा कुछ क्या? लोगों ने प्रधानमंत्री पर अटैक करना। देश के प्रधानमंत्री है वो, भारतीय जनता पार्टी के केवल प्रधानमंत्री नहीं है, वो देश के प्रधानमंत्री है। सोनिया राजीव पांडे जी, अभी प्रेम कुमार जैन ने कहा कि मजबूर होकर चंद्रबाबू नायडू को बयान देना पड़ा। राजीव पांडे जी, प्रेम कुमार जी ने अभी यही कहा कि मजबूर होकर बयान देना पड़ा। अब देखिए, किसी के, अब मैं तो समझ में नहीं आ रहा है, तो ऐसी ही बात हो कि मजबूर होकर के चोरी करना पड़ा, मजबूर होकर के डकैती करना पड़ा, मजबूर होकर के, ये ऐसी बात है, इस पर मैं कोई जवाब क्या दे सकता हूं? भारतीय जनता पार्टी का जो हर एक कार्यकर्ता है वो अपने तय में रह करके, और पर्सनल अटैक से कुछ होता नहीं है। ठीक है, जैन साहब जल्दी से आप रिएक्शन दीजिए। जैन साहब 30 सेकंड में आपको दे रहा हूं। सापरा साहब मैं आ रहा हूं, पांडे जी मैं आपके पास भी आ रहा हूं जी। आप खुद स्वीकार कर रहे हैं कि मौत का सौदागर बोलने के बाद मोदी जी ने ऐसी भाषा कही। जब एक प्रधानमंत्री अपनी गरिमा को भूल सकता है, आप उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। जब विकास का मुद्दा पूरी तरह से खत्म हो चुका, मैंने कब कहा तो इसी तरह की अमर्यादित भाषाओं के ऊपर लोगों का ध्यान भटकाया जा रहा है। कि शुरुआत मौत का सौदागर से हुई, और प्रधानमंत्री जी ने आज तक कुछ ऐसा नहीं कहा जो अमर्यादित है। चरण सिंह सापरा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। राजीव पांडे अभी जिस तरह से बता रहे थे, सापरा जी, क्या वाकई में जो हमारी सियासत की जो जबान है, जो भाषा है, उसका जो स्तर गिरा है, क्या वाकई में उसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की आदत है झूठ बोलने की, और शरेआम ये झूठ बोलते हैं। अभी इनके प्रवक्ता कह रहे थे कि प्रधानमंत्री जी ने ऐसी कभी कोई भाषा इस्तेमाल नहीं की। मैं इनको याद दिला दूं कि प्रधानमंत्री जी ने ही सोनिया गांधी जी को जर्सी गाय कहा, राहुल गांधी जी को हाइब्रिड काफ कहा, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को नापुंसक कहा, नाइट वॉचमैन कहा, और रेनकोट पहन के नहाने वाले प्रधानमंत्री उनको कहा गया था। यही नरेंद्र मोदी जी ने जो सुनंदा पुष्कर है उसको 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा। एक पत्रकार, महिला पत्रकार को बाजारू औरत कहा, दिल्ली की पत्रकार थी वो। जब देश के प्रधानमंत्री इतने नीचे स्तर पर आ जाते हैं, जब वो अपने ही एक मेंबर पार्लियामेंट, कांग्रेस की एक मेंबर पार्लियामेंट को हाउस के अंदर सुरूपनखा कह देते हैं, जब देश के प्रधानमंत्री ये कह देते हैं सभा के अंदर कि कांग्रेस वालों ने मेरी सुपारी ली है, जब गुजरात के मुख्यमंत्री ये कह देते हैं एक प्रजापति कम्युनिटी को कि ये चिल्लर कम्युनिटी है, जब रामजादे हरामजादे की बात साध्वी निरंजन जोत कर देती है, जब गिरिराज सिंह ये कहते हैं, एक लंबी फहरिस्त है, मैं आपसे यही बता रहा था कि एक लंबी लिस्ट है। सुनिए एक मिनट, मुझे पूरा करने दीजिए, अभी पूरा करने दीजिए। मैंने किसी को टोका नहीं था। जब गिरिराज सिंह ये कहते हैं कि राजीव गांधी अगर एक नाइजेरियन औरत के साथ शादी करते तो क्या कांग्रेस किसी काले बच्चे को अध्यक्ष बनाती अपनी पार्टी का? तो ये इनका स्तर है। जीवीएल नरसिम्हा राव क्या कहते हैं
चंगेज खान की औलाद राहुल गांधी को कहते हैं तो उनकी प्रमोशन हो जाती है, गिरिराज सिंह राहुल गांधी को कुछ कहते हैं तो प्रमोशन हो जाती है। यानी भारतीय जनता पार्टी में जो ऐसे अपशब्द वापरे उसको नरेंद्र मोदी और उनके जो अध्यक्ष है ये शाह और शहनशाह उसकी प्रमोशन कर देते हैं। तो ये जो इनकी तानाशाही चल रही है ये बिल्कुल इसलिए है कि मेन मुद्दों से ध्यान डाइवर्ट हो जाए। आज जो मेन मुद्दे हैं, लोगों के मुद्दे, 130 करोड़ जनता के जो मुद्दे हैं ना, बेरोजगारी है, महंगाई है, किसान की एमएसपी है, या छोटे व्यापारी की तकलीफ है, या मजदूर की तकलीफ है, या एजुकेशन के लिए फैसिलिटी नहीं है, ये तमाम सारे मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से फेल हो चुकी है और अपने फेलियर को, अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ध्यान बयानबाजी की जाती है। देखिए, नहीं, मैं सबसे पहले एक बात बताना चाहता हूं, यह सही है कि प्रधानमंत्री जी ने मनमोहन सिंह जी के बारे में कहा था कि वो रेनकोट पहन के नहाते हैं। उसके कारण थे कि 12 लाख करोड़ का घोटाला किया इन्होंने, और जब इन्होंने किया तो मनमोहन सिंह जी को उन्होंने बताया की बात हो रही, वो इस्तेमाल, वो डर के मारे, वो देखिए आप बीच में बोल रहे हैं, आपने कहा तो उन्होंने कहा कि वो रेनकोट के नहाते हैं। बोलिए, अच्छा मेरे सारे प्रश्नों पर उत्तर दे दीजिएगा। कि असली मुद्दों से भटकाना, जर्सी गाय क्यों कहा, असली 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड क्यों कहा आपने अरे आप वो किस, अब बाजारू औरत किसको कहा, तो मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा। बाजारू औरत क्यों कहा, मैच तो करने आया नहीं हूं, नहीं रामजादे क्यों कहा, सारे कॉन्टेक्स्ट आपके गलत हैं। आपने जो एक्सेप्ट किया है, प्रधानमंत्री जी ने कहा हरामजादे, क्या गलत है, दुनिया ने सुने हैं। चरण सिंह सापरा जी, आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं। साध्वी निरंजन ज्योत, साध्वी निरंजन ज्योत, प्रधानमंत्री जी ने ऐसे, साध्वी निरंजन ज्योत ने क्यों कहा, साध्वी निरंजन ज्योत ने क्यों कहा, और अगर साध्वी निरंजन ज्योत ने कहा तो प्रधानमंत्री ने रोका क्यों नहीं, प्रधानमंत्री ने साध्वी निरंजन ज्योत को प्रमोट क्यों किया, मेरा क्या कहना प्रमोट है, क्यों किया साध्वी निरंजन, कोई ऐसी गाली देश में नहीं बची है जो प्रधानमंत्री मोदी जी को कांग्रेस पार्टी ने नहीं दिया या कांग्रेस के सहयोगियों ने नहीं दिया। और देश की जनता देख रही है कि जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी भारत के एक चुने हुए प्रधानमंत्री को गाली दे रही है, उसका जवाब आपको हर चुनाव में मिला है, और 2019 के चुनाव में। ठीक है सापरा जी, राजू पांडे आपकी बात हो गई, राजू पांडे जी आपकी बात हो गई। सापरा जी मैं 30 सेकंड दे रहा हूं, मुझे ब्रेक पर जाना है। ब्रेक से पहले मुझे दीपक पांडे के पास भी जाना, और मेरे साथ और भी पैनलिस्ट जुड़े हुए। सापरा जी सिर्फ 30 सेकंड में आपको दूंगा। देखिए ये कहते हैं कि देश के चुने हुए प्रधानमंत्री को इस तरह से गाली नहीं देनी चाहिए। भाई जब खुद प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए ऐसे अपशब्द, स्वरूप नखा और ये सारी बातें करते हैं, सुपारी की बातें करते हैं, रेनकोट की बातें करते हैं, तो प्रधानमंत्री क्या एक्सपेक्ट करते हैं। आपने तो खुद ही सारा स्तर गिरा दिया, पूरे जितना भी डिस्कोर्स है सारा स्तर आपने गिरा दिया। राजू पांडे जी मैं फिर आऊंगा आपको टाइम दूंगा। सापरा जी बात हो गई, सापरा जी बात पूरी हो गई। दीपक पांडे मैं आपके पास आ रहा हूं। दीपक पांडे क्या वाकई में मुद्दों से जहन हटाने के लिए, मुद्दों पर पर्दा डालने के लिए इस तरह की बयानबाजी की जाती है, इस तरह की घटिया बयानबाजी? जी बिल्कुल, देखिए बीजेपी में एक ट्रेंड सा बन गया है कि आप जितना ज्यादा बदतमीजी वाली बात करें या जितना ही ज्यादा बेफजूल की बात कर लेंगे, आपको उतना ज्यादा प्रमोट किया जाएगा। आप जितना ज्यादा से ज्यादा गिरी हुई लैंग्वेज यूज करेंगे, आप किसी भी इनके स्पोक पर्सन को उठा के देख लीजिए, वो क्या चिल्लाते हैं, देखिए ऐसे चिल्लाते हैं। आप डिबेट, कई ऐसी सारी डिबेट जिसमें नेहरू जी से लेकर के यहां तक बोला जाता है नेहरू चोर था। भाई नेहरू की राजनीति, आप स्पोक पर्सन है, आप बताइए नेहरू को डायरेक्ट आकर के आप किसी डिबेट में लाइव शो नेशनल चैनल पे आके चिल्लाते हैं नेहरू चोर है। और इनके जो बीजेपी की तो लंबी चौड़ी लिस्ट है, खुद मोदी जी जो है, मोदी जी के कम से कम सैकड़ों ऐसे स्टेटमेंट है जो खुद कंट्रोवर्शियल हैं, और इनके पार्टी में तो प्रमोट किया जाता है कि अगर आप कुछ कोई गंदे वर्ड्स को लेकर के आ रहे हैं पार्टी में तो उसको प्रमोट कर दिया जाता है। कई एग्जांपल, मैं यूपी का एग्जांपल दे सकता हूं। दया शंकर जी थे, माननीय बहन जी को उल्टे सीधे शब्द किए गए, उनके वाइफ को सीधे सीधे कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया है, उनको 6 साल के लिए निकाला गया, 3 दिन के अंदर पार्टी में लाया गया। तो दीपक पांडे देखिए, बीएसपी में भी आप लोग भी मतलब इससे बाहर नहीं है, ऐसा नहीं कि बीएसपी की तरफ से इस तरह के बयान नहीं आते। बताइए, हाँ नहीं बताइए, एक लीडर का नाम बताइए जो कि अगर इस टाइप का कोई बयान दिया हो और उसे पार्टी से निष्कासित ना किया गया, उसे दंडित ना किया गया। आप बताइए, कोई एक नाम गिरा दीजिए मुझे। अरे विजय यादव का बयान देख लीजिए, उन्होंने कहा कि बीजेपी वालों को हम दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे। ये क्या सियासत में कोई दुश्मनी थोड़ी नहीं होती है,
एक नहीं, उनके ऊपर कार्रवाई, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे, उन्होंने राहुल जी के ऊपर गलत बयानबाजी की, उन्हें पार्टी से निकाला गया तुरंत। देखिए पार्टी में क्या कहा याद नहीं है आपको? हमें पूरा याद है सर। आप दयाशंकर को याद कीजिए, आप दयाशंकर को, संगीता सिंह को याद कीजिए, इसलिए आप दयाशंकर साध्वी को याद कीजिए, आप निरंजन जी को, आपकी योगी जी खुद जो आज मुख्यमंत्री जी ने आप बनाए फिर रहे, आप उनके बयान याद कीजिए। वो बताइए जिनके ऊपर सैकड़ों केस लगे हुए थे, आप खुद बताइए, जब आकर के सत्ता में आए मुख्यमंत्री बने तो अपना केस हटा रहे हैं। जनता की समस्या बाद में देखेंगे, सबसे पहले उन्होंने अपने ऊपर केस हटाया। देख लीजिए, अपनी बयानबाजी की बात छोड़िए। ठीक है, राजनीतिक जीवन में जो आदमी देश की जनता के लिए सेना को ही मोदी की सेना बना दे रहे हैं। होते हैं, आपको पता है, जो रोड पे जाकर के देश की जनता के लिए काम करेगा उस पर केस होंगे। आप भी राजनीतिक जीवन में, मैं भी हूं, मैं प्रदर्शन करने जाऊंगा, मेरे पर केस होंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है? हाँ, तो मैं योगी जी पर ठीक है राजू पंडित, दीपक पांडे, मुझे आबिद रसूल खान साहब के पास जाना है, मुझे ब्रेक पर जाना, उससे पहले आबिद रसूल खान साहब के पास जाना। आबिद रसूल खान साहब, आपने तमाम सियासी पार्टियों को सुना, आप कांग्रेस में भी रहे, उसके बाद अब टीआरएस में है, बड़ा लंबा सफर आपका, सियासी सफर है। इस तरह की बयानबाजी की आखिर शुरुआत कहां से हुई आबिद रसूल खान साहब, और आखिर क्या वाकई में फायदा उठाने के लिए, सियासी फायदा उठाने के लिए या मुद्दों पर पर्दा डालने के लिए इस तरह की बयानबाजी की जाती है? आखिर इस तरह की बयानबाजी की जरूरत क्यों पड़ती है? अबू हुरैरा साहब जो पहले के आपके ओपनिंग स्पीकर थे, इफ्तिखार साहब, बिल्कुल सही बताए हैं कि आज हमारी हालत ऐसी हो चुकी है जहां पे हम मुद्दों को पर पर्दा डालने के लिए बयानबाजी करते हैं, लोगों को एक दूसरे से लड़ाने के लिए बयानबाजी करते हैं। आप अगर काम करे हैं, लोगों तक अपने सर्विसेज पहुंचाए हैं, लोगों की खिदमत करे हैं, लोगों तक वेलफेयर पहुंचाए हैं, तो आपको ऐसी बयानबाजी करने की जरूरत नहीं है। जिसका जीतता जागता मिसाल टीआरएस पार्टी है, जो 5 साल काम करके एक नई पार्टी होने के बाद पूरे इलेक्शंस को स्वीप करते हुए आ रही है। आज पार्लियामेंट में भी 16 सीट जीतने के पूरे इम्कानात हैं। तो मैं ये बताना चाहूंगा टीआरएस की तरफ से इस तरह के बयान नहीं दिए गए आबिद रसूल खान साहब? नहीं, कभी अगर दिए हैं तो हम वैसे लोग नहीं, आप मेरे को बताइए किसने लिया है, और हम बराबर उस पर एक्शन लिए हैं। और मैं समझता हूं कि टीआरएस की हिस्ट्री में इस तरीके के बयान, केटीआर का बयान, केटीआर साहब का बयान, उन्होंने कहा कि कांग्रेसियों को पेशाब भी लगती तो दिल्ली जाते हैं। इस तरह का बयान क्या सियासत में जेब देता है? इस पे देखिए, ये बयान जब दिया गया, जब कांग्रेस ने कहा कि हमारी पार्टी बी टीम है बीजेपी की, रिमोट कंट्रोल से चलती है बीजेपी के, तो इसका एक आंसर के अंदर अगर उन्होंने ये बताया है कि कांग्रेस भी रिमोट कंट्रोल दिल्ली से होता है, तो मैं समझता हूं कि ये शुरुआत जो करते हैं वो ज्यादा इसके ऊपर जिम्मेदार होते हैं। और शुरुआत नेशनल पार्टी जब करती है, और नेशनल पार्टी जिसकी हिस्ट्री 115 साल 125 साल है, आज बयानबाजी पे वोट लेना चाहती है, तो मैं समझता हूं आबिद रसूल खान साहब, ब्रेक पर जाना, ब्रेक के बाद मैं जैन साहब आपके पास भी आ रहा हूं। जैन साहब टीडीपी से हमारे साथ हैं, वो जवाब देना चाह रहे थे। मैं आबिद रसूल खान साहब आपका जवाब लूंगा जैन साहब से। छोटे से कॉमर्शियल ब्रेक पर जाना है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले यह भी हम आपको बता दें कि आज हमने नेता ऐप के जरिए जो सवाल किया है, वो सवाल भी आज के इशू से जुड़ा हुआ है कि जो लोग इस तरह की गंदी जबान का इस्तेमाल करते हैं, क्या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जिसका नतीजा भी आ गया है। 69.32% लोगों ने कहा है कि कार्रवाई और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जबकि तकरीबन 30% से ज्यादा लोगों ने कहा है कि कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। हमारा सवाल यही था कि सियासत में जो इस तरह की डर्टी पॉलिटिक्स होती है, सतही जबान का इस्तेमाल किया जाता है, क्या ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए? 69.32% लोगों ने कहा है कि सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जबकि 30.68% लोगों ने कहा है कि कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। लेकिन तकरीबन 70% लोगों ने कहा है कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और जाहिर सी बात है कि इस तरह की बयानबाजियों पर लगाम लगनी चाहिए। आखिर हमारा समाज किधर जा रहा है, यह बड़ा सवाल जरूर उठता है। और ब्रेक को उस पार हम इसी इश्यू पर बात करेंगे कि वाकई में अगर अभी हम इस पर नहीं जागे और इस पर हमने लगाम नहीं लगाया तो बहुत देर हो जाएगी। तो सियासत तो उरूज पर है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि हमारी तशहीरी मुहिम में लीडरान जो जबान इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या इससे गलत मैसेज समाज को नहीं जाता है, पैगाम समाज को नहीं जाता है? इसी पर लगातार हम बात कर रहे हैं। जिस तरह का माहौल बदला है चुनावी मौसम में, और जिस तरह की
उल्टी सीधे बातें की जा रही, एक दूसरे पर इल्जामात और जवाबी इल्जामात का सिलसिला चल रहा है। इसी पर लगातार हम प्राइम डिबेट में बात कर रहे हैं। मैं प्रेम कुमार जैन जी आपके पास ही आना चाहूंगा। ब्रेक पर जाने से पहले आबिद रसूल खान साहब से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि टीआरएस दूध की धुली हुई एक तरह से पार्टी है और उसकी तरफ से इस तरह के बयानात नहीं आए। एक आप उस पर रिएक्शन भी देना चाहते हैं, आपका रिएक्शन भी लूंगा, लेकिन एक चीज और आपसे समझना चाहूंगा प्रेम कुमार जैन साहब कि आजकल लीडरान चंद्रबाबू नायडू जैसे लीडर को आप ले लीजिए, इतने मंझे हुए लीडर, लेकिन वो इश्यूज पर बात नहीं करते हैं, सिर्फ वो हमला करते हैं पीएम पर या उनकी जो विरोधी और मुखालिफ पार्टियां उन पर सीधे हमला करते हैं। आखिर इश्यूज की बात क्यों नहीं होती जैन साहब? देखिए, सबसे पहले जैसा अभी खान साहब ने कहा कि टीआरएस में इस तरह की शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता, शायद वो भूल गए कि टीआरएस के मुख्यमंत्री का ही ये बयान था कि चंद्रबाबू नायडू साहब को एक लात मारी है तो आंध्र प्रदेश में जाके गिरे हैं, दूसरी लात मारूंगा तो कहां गिरेंगे। ये टीआरएस हो, आज भी मैं ये दावे के साथ बोल सकता हूं कि जितनी मर्यादित भाषा तेलुगु देशम पार्टी में इस्तेमाल की जाती है वह किसी भी पार्टी के अंदर इस्तेमाल नहीं की जाती। और जहां तक चंद्रबाबू नायडू साहब का प्रश्न है, उन्होंने हमेशा विकास को ही मुख्य मुद्दा माना है, विकास का नाम उनका पर्यायवाची है। पीएम को दहशतगर्द कहते हैं जैन साहब, आपके सीएम, ये कहां की भाषा है और ये कौन सी भाषा की मर्यादा है? मेरा फिर वही सवाल कि आखिर क्या पीएम को दहशतगर्द कहना जायज है? जब इस हिंदुस्तान का मुख्य मुखिया इतने निम्न स्तर की बातें करेगा तो क्या बताइए कि उसका जवाब किस तरह से दिया जाएगा। जवाब देना इस चुनावी माहौल में मजबूरी है। प्रेम कुमार जैन साहब, 6 महीने तक वही मोदी आपके लिए अच्छे थे, वही बीजेपी आपके लिए अच्छी थी, वही एनडीए आपके लिए अच्छी थी, और वहां से अलग क्या हुए कि आप लोग इतना भाषा का जो स्तर आपका है वो इतना ज्यादा गिर गया? 4 साल तक एनडीए के साथ टीडीपी, 4 साल वीडियो वायरल हुआ था जब 4 महीने से निजाम ग्राउंड के अंदर इन्हीं नरेंद्र मोदी साहब ने चंद्रबाबू नायडू साहब को खींच के अपनी कुर्सी के पास में बैठाया था, और आज वो उनको न्यूटन बाबू बोल रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि जो पैसा हम विकास के लिए दे रहे हैं उससे वो सनराइज कर रहे हैं। तो उन्हीं की जबान में आप एक तरह से जवाब दे रहे हैं। बीजेपी का विकास शब्द खत्म हो चुका है, उन्हीं की जबान में आप जवाब दे रहे हैं। नहीं, मैं कोई जवाब उनकी जबान में नहीं दे रहा हूं। नहीं, टीडीपी की तरफ से जो जवाब दिया जा रहा है, जो चंद्रबाबू नायडू साहब की तरफ से जवाब दिया जा रहा है, ये वक्त की मजबूरी है और चुनावी माहौल में ये मजबूरी है कि लोगों को ये मालूम हो कि प्रधानमंत्री उनको किस तरह के शब्द कर रहे हैं। और ये बात प्रधानमंत्री सिर्फ चंद्रबाबू नायडू साहब के लिए नहीं बोल रहे हैं, हर मुख्यमंत्री जो उनके विरोध में खड़ा हुआ है, जैसे स्पीड ब्रेकर दीदी ममता बनर्जी के लिए उन्होंने कल ही ये बयान दिया। बिल्कुल। राजीव पांडे जी, क्या वाकई में जितने विरोधी हैं सबके लिए पीएम इसी तरह का बयान देते हैं? और वाकई में जो ममता बनर्जी को लेकर जो बात कह रहे हैं प्रेम कुमार जैन जी, ये वाकई में कहा है पीएम ने? ब्रेकर दीदी, उन्होंने कहा कि विकास में रोड़ा है वो। देखिए, बिल्कुल, देखिए, ये राजनीति में वो प्रतीकों का इस्तेमाल करते हैं मोदी जी कि भाई आप विकास में रोड़ा है इसलिए स्पीड ब्रेकर कहा, उनको कोई अपशब्द का तो इस्तेमाल नहीं है। लेकिन मैं आपको मेन बात बताता हूं इसके क्या कारण है, क्यों इसकी बाढ़ आ गई है। देखिए, देश में स्थिति यह है कि भारतीय जनता पार्टी की जो 4.5 साल की सरकार है उसमें एक रफल का जो नौटंकी राहुल गांधी को छोड़ करके इनके पास कोई मुद्दा नहीं है बात करने के लिए। इसके बाद इनको एक 14-15% मुसलमान वोट को गार्नर करने के लिए सारी पार्टियों में होड़ मची हुई है कि मैं नरेंद्र मोदी जी को क्या कह दूं कि ये सारे अकलियत के वोट मुझे आ जाए, जबकि मैं बता रहा हूं कि बहुत सारे अकलियत के वोट बीजेपी को आ रहे हैं। ये जो सारा प्रॉब्लम है इसके पीछे यही 2 कारण है। अब टीडीपी और केसीआर साहब जो हैं, टीआरएस,
इन दोनों में झगड़ा केवल इतना है कि मुसलमान का वोट किसको मिलेगा हैदराबाद में। बिहार में अब आइए आप क्षेत्रीय दल जो बात करते हैं वो कहेंगे हम संविधान बचाना चाहते हैं। बिहार में आपको हिस्ट्री नहीं मालूम, आपको लोकलाइजेशन नहीं मालूम, आप बात कर रहे हैं समय उनका लड़का भी अरे एक मिनट रुकिए सर, उनका लड़का भी जो है ना वो संविधान बचाएगा। 9वीं फेल वो जो तेजस्वी यादव है वो संविधान बचाएगा। पिताजी चारा खा के जेल में है वो संविधान बचाएगा। ममता दीदी संविधान बचाएगी। केसीआर जी अरे संविधान को खतरा का है। संविधान बचाने के लिए हमारे देश में एक सुप्रीम कोर्ट बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट अगर किसी को लगता है कि संविधान खतरे में है, सुप्रीम कोर्ट जाइए, आर्टिकल 32 है, फ्री का एडवाइस दे रहा हूं एज ए लॉयर। आपको अगर संविधान खतरे में लगा बीजेपी ने आज सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं। राजू पांडे जी सिर्फ संविधान की फिक्र मत कीजिए, हमारा समाज भी खतरे में है। जिस तरह की बयानबाजी हो रही है राजू पांडे, जिस तरह की बयानबाजी हो रही है इससे हमारा समाज भी खतरे में है। सापरा जी मैंने कहा ना मुद्दे नहीं होने के कारण से, आप ये बताइए कौन से मुद्दे नहीं होने के कारण से अगल बगल बगले चाक रहे हैं, मंच पे मुद्दा मिल नहीं रहा है बीजेपी के खिलाफ, इसीलिए बगले लग रहे हैं। आप सब लोग नहीं तो राजू पांडे जी क्यों नहीं दिखाई आप इन दोनों बताएंगे कुछ आप थोड़ा शांत। ठीक है दीपक प्रधानमंत्री जी की दीपक मैं आ रहा हूं आपके पास। दीपक मैं आ रहा हूं, मैं सापरा जी से जवाब ले लेता हूं। सापरा जी क्या वाकई में दीपक पांडे ने जो कहा आप उसका जवाब दीजिएगा, लेकिन मेरा सवाल यह कि इस तरह की अगर बयानबाजी होती है लेकिन उस पर जो पार्टियां होती हैं, जो आला कमान है, वो खामोश रहते हैं और कहीं ना कहीं उसे हौसला मिलता है जो इस तरह के लीडरान बयान देते हैं। नहीं, मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी और उनके सभी प्रवक्ता किस तरह से मिसगाइड करते हैं। अब ये कह रहे थे कि इस तरह के ऑपोजिशन पार्टी इस तरह के गिरे हुए बयान इसलिए देती है क्योंकि उनको मुसलमानों की वोट चाहिए। मुझे ये बताइए कि नरेंद्र मोदी जी ने जब गुजरात के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को कहा कि कांग्रेस भौंकती है तो वो किसका वोट लेना चाह रहे थे? जब उन्होंने हिमाचल में जाकर के कहा कि कांग्रेस दीमक है तो किसका वोट लेना चाह रहे थे? जब उन्होंने छत्तीसगढ़ में जाकर के कहा कि ये खूनी पंजा है तो वो किसका वोट लेने जा रहे थे? जब वीके सिंह ने ये कहा दलितों की तुलना कुत्तों के साथ की, दलितों के बच्चों की, तब वो किसका वोट लेने जा रहे थे? तो ये बातें मत करिए, जनता को बुखलाइए मत। आप खुद सरदार हैं। देखिए अभी बौखला गए, ये देखिए ये अभी बौखला गए, देखिए ये अभी बौखला गए हैं। फिर इनको मुझे गुजरात के दंगे याद दिलाने पड़ेंगे। देखिए छोड़िए, ये बातों में दम नहीं है, ये बातों में दम नहीं है, ये बातों में दम नहीं है। अगर मेरा नाम नहीं याद हो तो तमीज से बात करिएगा। सुनिए मेरी बात। तो नरेंद्र मोदी की लाइन में मत चलिए, नरेंद्र मोदी की लाइन में मत चलिए। अगर आप उसमें चलोगे तो आपको ये भी उत्तर देना पड़ेगा कि गुजरात के दंगे क्यों हुए, किसने करवाए और गुजरात के दंगों में कैसे लोग बच गए। फिर आपको ये भी उत्तर देना पड़ेगा कि समझौता ब्लास्ट में कैसे लोग बच गए, मालेगांव के हादसे में किस तरह से बच गए। इन सब चीजों का उत्तर आपको देना पड़ेगा। देखिए राजू पांडे, दीपक पांडे, चरण सिंह जी, मैं चाह रहा हूं एक एक करके जवाब दे दें, एक एक करके जवाब दे। देखिए बहुत सेंसिटिव इशू है। चरण सिंह जी, दीपक पांडे, राजू पांडे जी, दीपक पांडे जी, चरण सिंह जी, मैं चाह रहा हूं कि बहुत सेंसिटिव इशू है, बहुत सेंसिटिव इशू है और सारी पार्टियां हमाम में नंगी हैं इस इशू को लेकर। कोई पार्टी ऐसी नहीं जो कह सके कि उसके यहां इस तरह की सतही बयानबाजी नहीं होती है। सबकी तरफ से इस तरह की बयानबाजी होती है। मैं चाहता हूं कि इस पर संजीदगी से बात की जाए, इस तरह की लड़ाई झगड़ा ना किया जाए। मैं दीपक पांडे, दीपक क्या वाकई में ये क्या संजीदगी से बात करेंगे? इनका कोई लेवल है क्या बात करने का? ये तो सुनने को तैयार नहीं है। ये लोकशाही थोड़ी चल रही है, ये तो ठोकशाही चल रही, हिटलरशाही चल रही भारतीय जनता पार्टी की। नहीं सापरा जी, क्योंकि इशू बहुत सेंसिटिव है, बहुत और इससे हमारे समाज को बहुत नुकसान हो रहा है। सापरा जी, इससे तो आप भी बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। मैं ख्वाजा इफ्तिखार साहब आपके पास आ रहा हूं, दीपक पांडे में आऊंगा, उससे पहले ख्वाजा इफ्तिखार साहब आपके पास आना चाह रहा हूं। ख्वाजा साहब, कह रहा हूं कि लोकतंत्र के अंदर बोलने की आजादी होनी चाहिए। ये लोकतंत्र है, ठोकतंत्र थोड़ी है। तो बोलने की आजादी का आप गलत इस्तेमाल इस तरह से निकाला जा रहा है कि आप कुछ भी बोल देंगे, पार्टी के लीडरान क्या कुछ भी बोल देंगे। अभी जो मेरे बोलते समय बीच में टोका गया, मैं वो बात की, मैंने जो मुझे अभी टोका गया मैं उसकी बात कर रहा हूं।
नहीं, सब सापरा जी यहाँ पर सब अपने अपने तर्क रख रहे हैं, सब अपना अपना रिएक्शन दे रहे हैं। आपकी बात राजू पांडे को नहीं समझ में आई तो उन्होंने आपका रिएक्शन दे दिया। तो अगर सापरा जी कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं 30 सेकंड आपको और दे रहा हूं। जो भी तर्क रखेंगे मैं उनके बीच में बोलूं? बिल्कुल बिल्कुल बोलिए, मैंने प्लेटफॉर्म दिया हुआ, आप बिल्कुल बोलिए, आप बिल्कुल बोलिए। अगर कोई तर्क रख रहा है, देखिए अगर कोई तर्क रख रहा है तो उसके बीच में बोलना जरूरी है, उसको तर्क रखने दो। यही तकलीफ है भारतीय जनता पार्टी की, ना ये अच्छे दिन ला सके हैं ना ये सच्चे दिन ला सके हैं। इनको ये ध्यान में होना चाहिए कि सृष्टि को बदलने के लिए दृष्टि चाहिए। आज इनकी दृष्टि जो है वो गिर गई है, आज इनकी जुबान जो है वो गिर गई है, और खुद देश के प्रधानमंत्री जो सत्ताधारी पार्टी होती है उसकी ज्यादा जवाबदारी होती है कि उसको जिम्मेवारी से काम करना है, उसकी जबान से कोई गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं निकलना चाहिए। लेकिन सबसे गैर जिम्मेदाराना बयान जो है वो सत्ताधारी पार्टी से ही आते हैं। ठीक है, मैं राजू पांडे से रिएक्शन ले लेता हूं, राजू पांडे से रिएक्शन ले लेता हूं, टाइम मेरे पास भी कम है। से लेकर के दिल्ली तक के सभी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से गैर जिम्मेदार। ठीक है राजू पांडे जी, राजू पांडे 30 सेकंड में आपको भी दे रहा हूं जी। हुरेरा जी अब बस 30 सेकंड लोग देखिए। अबू हुरेरा जी, इस देश में सबसे ज्यादा जो दूसरी पार्टी के लोगों के बारे में गंदी गंदी बातें की उसका नाम है अरविंद केजरीवाल। उन्होंने एक लेटर छपवा लिया और सबको माफीनामा लिखते रहे। अगर भारतीय जनता पार्टी ने खूनी पंजा कहा है कांग्रेस को हमारे प्रधानमंत्री जी ने, तो बिल्कुल सही कहा। 4000 सिखों के कत्लेआम का पाप है कांग्रेस पार्टी के सर पर, और उसको हम खूनी पंजा कहेंगे। उसमें उन्होंने किसी इंडिविजुअल को कुछ नहीं कहा। याद रखिए आइडियोलॉजी है, लोग बांटो और राजकरो की राजनीति में रहते हैं, और इसलिए उन्होंने खूनी पंजा कहा। खूनी पंजा, 50 लोगों के ऊपर केस है तिलक नगर पुलिस स्टेशन में। अब ये देखिए बोलने लगे बीच में जाकर के दिल्ली में मैंने परमिशन लेके अबू हुरेरा जी से बात की है, दिल्ली में जाकर के परमिशन लेके बात की, आपने डिबेट को फिर डिरेल किया। 39 कांग्रेस लोगों के पार्टी ऊपर केवल डिबेट डिरेल के केस है, दंगे के केस है, ये ध्यान रखिएगा आप। 44 से 4 जिसके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं मारते। देख रही है 44 से 4। अरे जनता बहस लंबी हो जाएगी, बहस लंबी हो जाएगी, बहस लंबी हो जाएगी, भय और बहस लंबी हो जाएगी। दीपक पांडे मैं आपके पास ख्वाजा इफ्तिखार साहब, मैं आपके पास बाद में आऊंगा। ख्वाजा इफ्तिखार साहब, मैं आपसे क्योंकि इशू बहुत सेंसिटिव है, बहुत हसास इशू है, मैं ख्वाजा साहब आऊंगा। उससे पहले दीपक पांडे आपके पास आना चाहूंगा कि इस तरह के इशू, दीपक पांडे, इस पर आखिर क्या कुछ इन पार्टियों को मिलता है जो लीडर इस तरह की अनाप शनाप बातें करते हैं? आप आवाम के बीच में जा रहे हैं, आप आवाम के एक गाइड हैं, एक तरह से आपके कांधों पर जिम्मेदारी दी जाती है मुल्क को सुधारने की, और आप ही अगर ऐसे आवाम के बीच में जाकर सड़क छाप बातें करेंगे तो बताइए क्या निकलेगा? देखिए अबू भाई, मैं बताना चाहता हूँ, मोदी जी हमारे खुद कभी कभी, या अब आप उनके भाषण देख लीजिए, उन्होंने अपनी रैली की शुरुआत मेरठ से की, देखिए उसमें कई ऐसे शब्द है जो सड़क की भाषा यूज होती है। अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हमारे जो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी जी हैं वो सीधे बोलते ठोको, ये ठोको जैसे, और बहुत सारे ऐसे शब्द मैं गिनाना नहीं चाहता हूं, बड़ी लंबी चौड़ी लाइन है योगी जी की, वो ऐसे शब्द बोलते हैं कि ठोको राजनीति, ठोको नीति अपनाई हमने। तो इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं, आप मुख्यमंत्री बन गए हैं, आप कोई एक अदना सा कार्यकर्ता नहीं है, या आप मोदी जी के लिए है वो कोई एक अदना सा कार्यकर्ता नहीं है, वो प्रधानमंत्री। अगर वो ठोको जैसे शब्द या योगी जी ठोको जैसे शब्द का यूज करेंगे तो बताइए देश के नौजवानों या देश के लोगों के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, क्या असर आएगा, बताइए। तो ऐसा चीज है, जब आपको जब पद है तो उसकी गरिमा का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ ख्याल नहीं रखा जाता है। चुनाव जीतने के लिए जो भी करना पड़े, क्योंकि मुद्दे की बात नहीं कर सकते, क्योंकि आपने कुछ किया ना, योगी जी को 2 साल हो गए, अब तक उन्होंने कुछ नहीं कर पाए, तो वो क्या आते हैं, बस खाली आएंगे तो या तो आप किसी धर्म विशेष की बात करेंगे, या तो फिर ऐसी कोई वर्ड एक बोल दे जाएंगे कि जिसकी वजह से पूरा दिन उसी पे निकल जाए। तो बीजेपी में तो लंबे चौड़ी लिस्ट है कि नेता आते हैं, हर दिन एक नेता के ऊपर जिम्मेदारी रहती है कि आज का दिन आपको निकालना है, वो कुछ ऐसा वर्ड बोल के चले जाएंगे, पूरा दिन उसी में मीडिया घूमता रहेगा। उस जो हम लोगों का भटकाने वाली सियासत, बिल्कुल मुद्दों से भटकाने की सियासत। मैं आबिद रसूल खान साहब आपके पास आऊंगा। लिस्ट हुई है, लंबी चौड़ी लिस्ट कांग्रेस में भी है, लेकिन क्या देखिए, अगर 30 सेकंड इसका जवाब सुन लीजिए। ठीक है राजू पांडे, का जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, 30 सेकंड में आपको दे रहा हूं, आपने बिठा रखे हैं मेरे सामने। नहीं ठीक है राजू पांडे, आप जल्दी से जवाब दे दिए, 30 सेकंड में दे रहा हूं जी। 5 लोग बिठा रखे मेरे, देखिए। हाँ, मैं बस ऐसा है कि दीपक पांडे जी और हमारे सापरा साहब बार बार कहते हैं कि ये भटका देते हैं, यानी ये जनता के विजडम को चैलेंज कर रहे हैं, जनता के विजडम को गाली दे रहे हैं। नमस्ते, इतना ही कहना था इस विषय पर। ठीक है,
आबिद रसूल खान साहब, क्या वाकई में, नहीं दीपक मैं फिर आऊंगा आपके पास। आबिद रसूल खान साहब, क्या वाकई में जो सियासी पार्टियां होती है, जो लीडरान होते हैं, उन्हें डर होता है, एक मायूसी होती है कि उनके हाथ से मैंडेट खिसक रहा है और इसी डर में वो इस तरह की अनाप शनाप बातें करते हैं, सतही जबान का इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल। अबू हुरैरा जी आप देखिए, दीपक ये जबान इस्तेमाल की जाती है, बात हो गई ज्यादातर जी आबिद साहब, आपको शायद कुछ समझ में आ जाए, कुछ ज्यादातर वो पार्टी से इस्तेमाल की जाती है जिनके सामने हार लिखी जाती है दीवार पर। आप इसको एनालाइज कीजिए, जो पार्टी जीतने के मौकफ में है उसके प्रवक्ता इस तरीके की बात नहीं करते हैं। जो पार्टी सर्वे बताता है और लोग बताते हैं हारने के लिए आगे बढ़ रही है, वहां के प्रवक्ता इस तरीके की बात करते हैं। मगर आप जो डिबेट शुरू किए थे, ये डिबेट ये था कि इस तरीके की बात के ऊपर एक्शन लेना चाहिए क्या। बिल्कुल, मैं मानता हूं कि इस तरीके की बात पे जरूर हम कुछ ऐसा एक्शन लेना चाहिए, चाहे वो इलेक्शन कमीशन से हो या किसी और बॉडी से हो, जिसपे इस तरीके का बात ना हो। क्योंकि ये सिर्फ हमारी बात नहीं है, ये बात पूरे मुल्क की है, मुल्क के बच्चों की है जो टीवी देखते हैं, डिबेट देखते हैं, और मुल्क इंटरनेशनल कम्युनिटी की है जो आज हमारे मुल्क को देखते हैं। तो इस तरीके की बात जब नेशनल पार्टीज और उसके रिप्रेजेंटेटिव्स करते हैं, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि हमारे से एक अच्छा मैसेज नहीं जा रहा है, हमारे समाज को भी, हमारी नई नस्ल को एक अच्छा मैसेज नहीं जा रहा है। ख्वाजा इफ्तिखार साहब, क्या वाकई में जो हमने आज सवाल उठाया था नेता ऐप के जरिए, क्या वाकई में ऐसे लीडरान के खिलाफ, ऐसे रहनुमाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जो सतही जबान इस्तेमाल करते हैं, जो समाज को बांटने की कोशिश करते हैं? देखिए, सब हमारे यहाँ पार्लियामेंट में एक एथिक्स कमेटी है। उस एथिक्स कमेटी का यही काम है कि पार्लियामेंटेरियंस जो हैं, पार्लियामेंट की डिबेट में एक अखलाक का कोई मिनिमम जो है वो पैरामीटर्स रखे जाएं। हमारी सियासत के अंदर, हमारी सियासी डिबेट के अंदर भी एक इस तरीके का एक एथिक्स का जो है वो कंपोनेंट आना चाहिए। इलेक्शन कमीशन की ये बुनियादी जिम्मेदारी है कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि तमाम सियासतदान, तमाम सियासी जमातें एक तहजीब के दायरे में रहें, और जो भी उस तहजीब के दायरे को उल्लंघने की कोशिश करे उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, एक बात। दूसरी बात यह है कि अब तो इलेक्शन का वक्त है, लेकिन इलेक्शन के बाद मुल्क अपनी जगह है और अपनी जगह रहने वाला है। जो कमी पैदा हो गई है, इलेक्शन के बाद तमाम सियासी जमातों को एक जगह बैठने की ज़रूरत है और ये तय करने की ज़रूरत है कि आखिर हम एक दूसरे को जब तनकीद का निशाना बनाएंगे तो कोई हमारा मेयार होगा या नहीं होगा। तीसरी बात मैं अबू हुरैरा साहब ये कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान पिछले 25-30 सालों में एक कोएलिशन इरा के अंदर गया। ये तमाम सियासी जमातें और ये तमाम सियासतदान जो आज एक दूसरे को इंतहाई गलत किस्म के बयानात एक दूसरे के खिलाफ दे रहे हैं, एक दूसरे पर जो है वो ऐसे इल्जामात लगा रहे हैं, कोई किसी को एंटी नेशनल कह रहा है, कोई किसी को दहशतगर्द कह रहा है, कोई किसी को आतंकी कह रहा है, कोई किसी को चोर कह रहा है। जरा सा हमें बिल्कुल जाहिर सी बात है कि तनकीद बराए तनकीद होनी चाहिए, और ये सियासत है, कोई दुश्मनी नहीं है, ये वक्ती सियासत होती है, ये हमेशा की दुश्मनी नहीं होती है, इसे भी मद्देनजर रखना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं बचा है। राजू पांडे साहब, ख्वाजा इफ्तिखार साहब, चरण सिंह सापरा जी, प्रेम कुमार जैन जी, दीपक पांडे जी और राजू पांडे, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आदाब।